हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी को विद मी। सोल्व कर रहे हैं 2017 नवंबर इकोनॉमिक्स का पेपर। तो सोल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन विल बी एट अ पॉइंट वेयर। यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी इष्टतम जनसंख्या है जो वो कौन से बिंदु पर होगी वो हमें बताना है। तो इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होती है जहाँ पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, मैक्सिमम होती है, उस बिंदु पर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम। जहाँ पे जब प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, तब जनसंख्या है जो वो क्या होगी, जनसंख्या का लेवल जो है वो क्या होगा, ऑप्टिमम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी निम्न में से बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये किसने दी है। द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर द फ्यू, दोज हु कैम अनइनवाइटेड विल स्ट्रेव। यानी कि ये क्या है, द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर द फ्यू। यानी कि जो नेचर है हमारी वो नेचर की जो दावत है वो क्या है, बहुत ही कम लोगों के लिए है। ठीक है, यानी कि फ्यू पीपल्स के लिए है जो कि अनइनवाइटेड यानी बिना निमंत्रण के आएंगे, वो क्या है, विल स्ट्रेव का मतलब होता है कि वो भूखे रहेंगे। तो ये कथन जो है ये किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी T.W. माल्थस के द्वारा ये कथन कहे गए हैं। उन्होंने ये कथन कहे थे कि प्रकृति की ये दावत है कि अगर थोड़े से प्रकृति जो है यानी नेचर जो है ये क्या है, इसकी दावत यानी कि इसका खाना पीना जो है वो कुछ एक लोगों के लिए है। और यहाँ पे जो बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान जो आ जाते हैं, जिसको हम ऐसे मतलब ले सकते हैं, तो या बिना निमंत्रण के जो आ जाते हैं वो क्या है, इसमें भूखे रहेंगे। ये इस तरह का कथन जो है वो माल्थस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ टेबल। तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो लाइफ टेबल यानी जीवन तालिका जो है, हमारी जीवन सारणी है, उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले है, इट शोज एज स्पेसिफिक डेथ रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो लाइफ टेबल है ये ओनली स्पेसिफिक डेथ रेट को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि इसके साथ साथ ये पूर्ण जीवन तालिका को या फिर जो हमारा संक्षिप्त जीवन तालिका है, इन दोनों को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी एस्टिमेटेड। यानी कि ये केवल क्या है, जो आयु विशिष्ट जीवन प्रत्याशा है उसका आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि नोट पार्ट ऑफ लाइफ टेबल, लाइफ टेबल का पार्ट नहीं है वो हमें बताना है। तो इट शो एज स्पेसिफिक डेथ रेट, बिल्कुल सही है। इसमें हम स्पेसिफिक डेथ रेट के अलावा पूर्ण जीवन तालिका, संक्षिप्त जीवन तालिका, इनको भी इसमें क्या है, इंक्लूड करते हैं, तो इसका भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है, एज स्पेसिफिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन बी एस्टिमेटेड। तो इसमें जो हमारी एज स्पेसिफिक है जीवन प्रत्याशा जो है वो उसका भी आंकलन इसके द्वारा किया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइविंग एट पर्टिकुलर ईयर ऑफ द एज कैन बी एस्टिमेटेड। यानी किसी खास वर्ष के लिए भी जीवित रहने की जो भी पॉसिबिलिटी है उसका एस्टिमेट भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो ये भी इसका पार्ट है एक। ठीक है, नेक्स्ट है, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट कैन बी एस्टिमेटेड। तो इसमें क्या है, आयु विशिष्ट जन्म दर का भी आकलन किया जा सकता है, तो ये इसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। इसमें जन्म दर का जो जीवन सारणी के अंतर्गत हम क्या है, विभिन्न आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उसकी क्या है, हम जीवित रहने की आयु यानी कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा और उनकी मृत्यु की संभावनाओं को ही व्यक्त किया जाता है इसमें ओनली। ठीक है, तो इसमें जो बर्थ रेट है उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक बर्थ रेट को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये लाइफ टेबल का पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर है एंड वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना है,
एंड टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.2 और अभी करंट में है आई थिंक 2.1 के 2.1 है, फिर भी इसको एक बार चेक कर लेना आप। नेक्स्ट है IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल है, ये है 41 के इक्वल। नेक्स्ट है U-5MR यानी 5 वर्ष से जो भी कम मृत्यु दर है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी है 50। एंड नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी संस्थागत जो भी बर्थ होते हैं वो कितने तक होते हैं, तो वो है 79। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा, यानी इन तीनों में से हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए का 1 है और दूसरा IMR का क्या है 4 है, तो 4 हमारा इस ओनली एक ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड का 4 ओनली इस एक ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनके अभी करंट के 1920 के अकॉर्डिंग इसके एक बार आप चेक कर लेना। वैसे यही इसका जो है वैल्यू है वो यही है, इसमें चेंज नहीं हुआ है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है इसमें चेंज हो भी गया हो, ठीक है। जैसे TFR में हो गया है, ये 2.1 के इक्वल है, और इसके बाद जो ये इंस्टीट्यूशनल सॉरी ये U-5MR जो है इसमें भी चेंज हो गया हो, यहाँ पे 50 की जगह 48 भी हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लेना गूगल पे, ये चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंक ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेक्स रेशो एज पर सेंसस 2011 यानी 2011 का जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ये लिंग अनुपात है, इन शहरों का लिंग अनुपात है वो घटते क्रम में लगाना है, ठीक है, घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है 931, ठीक है। और उसके बाद आता है बिहार का आता है, उसके बाद बिहार का आता है 918, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है यानी यूपी का आता है 912, एंड लास्ट में आता है पंजाब का, ठीक है, पंजाब का आता है 895, ठीक है। तो घटते क्रम में हमें लगाना है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा बिहार, उसके बाद आएगा यूपी एंड लास्ट में आएगा पंजाब। तो लास्ट में आएगा पंजाब, तो बी भी इनमें से इस एक ऑप्शन में ही है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसके कोड जो हैं, इसमें जो कोड दिए हुए हैं ये आई थिंक सही नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप इस डेटा के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना कि सबसे पहले मध्य प्रदेश आना चाहिए, ठीक है, यानी ए आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए बिहार यानी डी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सेट नहीं है, तो ये जो है ये यहाँ पे रोंग दिया हुआ है, तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी यूपी आता है, फिर आता है पंजाब यानी बी आता है, तो इसका जो ऑर्डर है वो ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर बिकॉज, यानी जो मार्केट फेलियर है प्रदूषण का एक बाजार विफलता जो है वो एक एग्जाम्पल है, क्यों, इसका रीज़न हमें बताना है कि इसका रीज़न जो है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पोल्यूशन जो है वो एक मार्केट फेलियर का कारण है। क्यों कारण है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो बाज़ार मूल्य है हमारा, जो मार्केट प्राइस होती है वो एफिशिएंट प्राइस से क्या है कम होती है, ठीक है, जो एफिशिएंट प्राइस है उससे कम होती है। इसका मेन कारण है कि जो पोल्यूशन है वो एक बाजार विफलता का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं या फिर रीजन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्केट प्राइस इज लेस देन द एफिशिएंट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गुड्स दैट आर अनरिलेटेड टू कंजम्पशन इनएफिशिएंसी requires that tax rate be inversely proportional to elasticity of demand. This is definition is,
यानी कि इसमें क्या पूछा है कि फॉर गुड्स दैट आर अनरिलेटेड टू कंजप्शन, यानी कि जो वस्तुएं जो उपभोग से संबंधित नहीं है, उपभोग से रिलेटेड नहीं है, एफिशिएंसी रिक्वायर्स दैट टैक्स रेट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो ये अपेक्षित होती है कि जो टैक्स रेट है वो मांग की लोच के साथ क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप में है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रतिलोम अनुपात में है। तो ये डेफिनेशन जो है वो ये किसकी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये रैमसे रूल है, रैमसे रूल। तो अब हमें ये देखना है कि जो रैमसे रूल है वो क्या बताता है या किसकी व्याख्या करता है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ मैं, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें क्या होता है। सबसे पहले जो ये टैक्स है, ये टैक्स की एक एफिशिएंटी जो थ्योरी है, जो थ्योरी है, एफिशिएंसी थ्योरी है, उससे रिलेटेड है। और ये प्रतिपादित करता है कि सरकार जो उन इनपुट्स और आउटपुट्स पर टैक्स लगाना चाहिए जिसकी डिमांड एंड जो सप्लाई है वो क्या है, अधिक मूल्य बेलोच हो, यानी प्राइस इनइलास्टिक हो, ठीक है। और इसके पीछे इसका एक रीज़न है कि यदि कोई भी वस्तु ऐसी है जिसकी पूर्ति या मांग जो है वो अधिक इनइलास्टिक है, तो इस पर क्या है, टैक्स का उपभोग और उत्पादन का जो है वो बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। या इसको उपभोग या फिर उत्पादन है, इसको क्या है, बहुत कम प्रभावित करता है, कम इफेक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार जो है वो अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी के लिए इसको क्या है, कुछ मतलब जो हानि है उसको न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए अधिक रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इस पे क्या टैक्स लगाती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कह सकते हैं जैसे सिगरेट, ठीक है, सिगरेट पे टैक्स लगाती है अधिक, यानी कि न्यूनतम हानि पहुंचाते हुए अधिक राजस्व प्राप्त करना। यानी कि जो सिगरेट है या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंक जो है, उससे गवर्नमेंट को क्या है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। हानि मतलब लोगों के लिए वो हार्मफुल है, लेकिन सरकार के लिए उससे क्या है, अधिक राजस्व प्राप्त होता है इन वस्तुओं का मार्केट में जब सप्लाई होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये रैमसे रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स विल अफेक्ट, यानी अ फॉरवर्ड मतलब कि अगर स्थानांतरित कर का प्रभाव जो है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बायर मोर देन सेलर्स। जो विक्रेता है, विक्रेता जो बेचने वाले हैं उनकी अपेक्षा क्रेताओं पे अधिक इसका क्या है, क्रेताओं पे इसका अधिक बर्डन पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो टैक्स विवर्तन जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अग्रगामी, एक होता है प्रतिगामी। तो अग्रगामी तो यही हो गया कि बायर मोर देन सेलर, और प्रतिगामी क्या है, इसका इन्वर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केस फॉर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स ऑन, यानी कि जो प्रगतिशील टैक्स हैं या प्रोग्रेसिव टैक्स जो हैं उन रेट्स का निम्न में से किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। निम्न में से हमें बताना है कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एबिलिटी टू पे। प्रोग्रेसिव टैक्स में कौन आते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स में आता है हमारा जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में लोग अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें क्या है पे करते हैं, यानी कि जितनी उनको इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या है पे करते हैं, यानी अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग क्या है पे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, प्राथमिक घाटे को हम किसके द्वारा मेजर या किसके द्वारा हम माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। जब हम जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसमें से हम ब्याज भुगतान जब माइनस कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, ठीक है। हमें ये 5 ईयर प्लान्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके हमें ये जो इनमें जो इनका टारगेट रखा गया था वो दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि नोट करेक्ट है वो बताना है। तो सबसे पहले 11th प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है सेकंड प्लान हैवी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। एंड थर्ड प्लान बैलेंस ग्रोथ, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है 8th प्लान में बेसिक नीड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी एट्थ प्लान में ऐसा कोई भी नहीं था। एट्थ प्लान जो है उसमें क्या है, मानव संसाधन विकास जो उसका मूलभूत उद्देश्य माना गया था। ठीक है, इसमें मानव संसाधन विकास जो है उस पर जोर दिया था गया था, न कि बेसिक नीड्स पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हैव मेजरली कंट्रीब्यूट टू TFP स्टडीड एट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। नीचे कोड दिए गए हैं, उनमें से हमें चूज करना है। क्या चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अर्थशास्त्री है जिसने TFP का अध्ययन में उसका क्या है महत्व योगदान रहा, मेजरली कंट्रीब्यूट जिसका इसमें रहा, तो वो हमें बताना है कि कौन सा ऐसे अर्थशास्त्री हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A, B और C, यानी BN गोल्डर, A वीरमानी एंड DK दास। ठीक है, इन तीनों का इसमें क्या है TFP में इनका क्या है महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू जेंडर बजटिंग एंड आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। जेंडर बजटिंग के बारे में बताना है कि जो ये दी गई हैं, जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले है जेंडर एनालिसिस ऑफ बजट, यानी बजट का जेंडर विश्लेषण करना। ठीक है, बजट का क्या है जेंडर विश्लेषण करना है। बी है प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट फॉर वुमेन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड जेंडर बजटिंग इन 2005 एंड 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी जेंडर बजटिंग जो है ये किस लिए मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसमें क्या है, एक तो बजट का जेंडर विश्लेषण करना, जेंडर एनालिसिस करना। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें इसका राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड जेंडर बजटिंग इन 2005 एंड 6 में, यानी कि पहली बार इसको 10वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो 2002 से 07 तक उसका टाइम पीरियड था। तो इसमें 2005-6 में इसको पहला लैंगिक बजट प्रस्तुत किया गया था, और इस बजट का मेन अर्थ था कि ऐसी प्रणाली जिसमें बजट के आंकड़ों को इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि जिसमें हमारी जो लैंगिक संवेदनशीलताएं हैं उनको वो क्या है स्पष्ट रूप से उसमें व्यक्त होनी चाहिए। ठीक है, और इसलिए इसको क्या है बजट के आंकड़ों को इसमें क्या है दो अलग अलग प्रकारों से व्यक्त किया जाता है। एक तो इसमें क्या है कि कुल आवंटित राशि का कुल 30% वो क्या है यानी ओनली वुमेन्स के लिए उसमें आवंटित किया जाता है, और ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे टोटल आवंटन जो है, टोटल एलोकेशन जो है वो 100% महिलाओं के लिए किया गया हो। ठीक है, तो इसमें ए एंड सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें हमें क्या है इनको कालक्रम अनुसार लगाना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है हमें। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI कब आया था 1991 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले आता है यानी डी आता है। डी अब इन दोनों ऑप्शन में है, ए में है और बी में है। नेक्स्ट HDI के बाद हमारा जो है आता है वो कौन सा आता है हमारा कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर CPM। ठीक है, और उसके बाद आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एंड लास्ट में आता है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें भारत का ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा कौन सा संगठन है जिसमें हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके विकास लक्ष्यों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निगरानी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको सौंपा गया है। ठीक है, वो हमें बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग को। ठीक है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको पूरा करने के लिए या ये किसकी देख रेख में ये आगे इसका क्या है वर्क होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीति आयोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नीति आयोग का थोड़ा समझ लेते हैं इसमें कि जो योजना आयोग था उसके स्थान पे हमने नीति आयोग बनाया, और ये कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था। और ये एक सरकार के क्या है थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ साथ हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये नीति निर्माण करने वाले जो संस्थान है उसकी भूमिका भी निभाएगा। और इसमें क्या है, हमारे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट के नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पे क्या है ये टेक्निकल सलाह भी देगा अपनी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हाँ, इसमें ये है कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियो रही, यहाँ पे पेड कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे जितना भी आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए वो सब यहाँ पे क्या है फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कभी भी यहाँ पे कुछ भी पेड नहीं होगा। आपको इसकी पीपीटी चाहिए, अदर नोट्स चाहिए तो आप मतलब मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ecovidmath@gmail.com पर। ठीक है, तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।